स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से चैनल इमरान की क्लासेस में। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन एकदम करीब है और यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन आपके चल भी रहे हैं, तो उन्हीं को देखते हुए आज हम आपके लेकर के आए हैं मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट फार्मूले। इन फार्मूलों को अगर आप अच्छी तरीके से देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो आपकी थ्योरीज जो भी क्वेश्चन वगैरह हैं उनको आराम से आप टिकल कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर वाइज सारे फार्मूलेज की, और सारे फार्मूले मैथमेटिक्स के जितने भी टॉपिक आपके हैं सारे फार्मूले एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे। चलिए चैप्टर वाइज हम लोग सारे फार्मूलेज को पढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट जो आपका है वास्तविक संख्या है। चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका है वास्तविक संख्या है ना, बोले तो रियल नंबर। आपको पढ़ना है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं के फॉर्मूले कौन कौन से बनते हैं वो जरा आप लोग देखेंगे। देखिए, अगर यहां से आपका पहला फॉर्मूला अगर बनता है तो एक फॉर्मूला होता है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, ये आपका पहला फॉर्मूला है LCM इंटू HCF, लासा गुणे मासा इज इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। क्वेश्चन इसके अगर फॉर्मूला नंबर सेकंड की बात करते हैं तो एक आपका आता है शांत आवर्ती और एक आता है अशांत आवर्ती। तो शांत आवर्ती उसे हम लोग बोलेंगे जिसका हर अंश बटे हर के रूप में भिन्न को लिखते हैं, जिसका हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में लिखा जा सके। अगर उसका हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में लिखा जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे शांत आवर्ती। अगर आपका जो हर है वो 2 की पावर n और इंटू 5 की पावर m में ना लिखा जा सके तो उसको हम लोग बोलेंगे अशांत आवर्ती ना। तो शांत आवर्ती हो गया, एक अशांत आवर्ती हो गया। पहला फॉर्मूला LCM इंटू HCF इज इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। दूसरी बात आपकी क्या है, शांत आवर्ती किसे बोलेंगे, जिसका हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में लिखा जा सके उसको बोलेंगे शांत आवर्ती। और अगर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में उस हर को ना लिखा जा सके तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती, है ना। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर आपके पास यही दो फार्मूले बनते हैं। इन दो फार्मूलों को आप पढ़ लीजिए, लिख लीजिए कॉपी के अंदर, फिर अगली बात करते हैं। तो आपका चैप्टर नंबर सेकंड है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो फॉर्मूले हमारे कौन, देखो रैखिक समीकरण क्या होती है, a1x प्लस का b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड आपकी कौन सी है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यह आपकी इक्वेशन नंबर है सेकंड। इसके अंदर कंडीशंस होती हैं, जरा आप कंडीशंस के ऊपर गौर करेंगे। कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या है आपकी, अगर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, अगर ये इसके इक्वल नहीं है तो हम लोग बोलेंगे कि वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। जब वे दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके अद्वितीय हल होते हैं। अद्वितीय हल का मतलब यूनिक सॉल्यूशन, मतलब केवल x की वैल्यू 1 आएगी, y की वैल्यू भी 1 आएगी। मतलब x का मान भी जैसे मान लो 2 आ गया और y का वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। इस तरीके से वैल्यू जाएंगी निकल करके, है ना, कि एक ही एक वैल्यू आएगी, 2-3 वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। कंडीशन नंबर फर्स्ट है। अब कंडीशन नंबर सेकंड देखिए आप। कंडीशन नंबर सेकंड क्या है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर तीनों इक्वल आते हैं
तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कि वो दोनों की दोनों लाइनें एक दूसरे की संपाती होंगी, और जब संपाती होती हैं तो उनके कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं ना, मेनी सोल्यूशन होंगे उनके, अनेक हल होते हैं। अगर आप कंडीशन नंबर 3 की बात करते हैं तो कंडीशन नंबर 3 क्या होती है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। ये दोनों इसके बराबर तो हैं, लेकिन C1 अपॉन C2 जो है वो इसके बराबर नहीं होता है। तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं ये एक दूसरे के क्या है, समांतर होती हैं। और जब समांतर होती हैं तो उनके कितने हल होते हैं, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होता। ठीक है, तो आपके सामने 3 कंडीशन लिखी हुई हैं। पहली कंडीशन क्या है, देखो सबसे पहले क्या है, ये आपके पास रैखिक समीकरण इनको बोलते हैं। ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई। इन दोनों से कंडीशंस बनती हैं। पहली कंडीशन क्या है, A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 है, तो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी और उनका हल कितना होगा, अद्वितीय हल होगा। दूसरी कंडीशन आपके पास है कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 है। तो उस कंडीशन में ये एक दूसरे के संपाती होती हैं और उनके कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। कंडीशन नंबर 3 की बात करते हैं तो कंडीशन नंबर 3 क्या है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, लेकिन C1 अपॉन C2 बराबर नहीं होता है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरे के समांतर हैं और उनका कोई हल नहीं होता। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गए होंगे आपको। 2 चीजें इसके अंदर और आती हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो 2 कंडीशन इसके अंदर और हैं, 2 कंडीशन के अंदर और हैं। कंडीशन नंबर 4 की बात करते हैं हम। तो कंडीशन नंबर 4 क्या है कि अगर A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 है, तो हम लोग बोलते हैं कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे की संगत होंगी, एक दूसरे की संगत होंगी। कंडीशन नंबर 5, ये लास्ट कंडीशन है इसकी, कि अगर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 है, तो हम लोग बोलेंगे ये एक दूसरे की क्या होंगी, असंगत कहलाएंगी। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो संगत है, अगर ये दोनों इक्वल है तो असंगत है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोले 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, चलिए और आगे बात करते हैं थोड़ा सा इसके अंदर से कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या रहता है। तो चलिए देखते हैं थोड़ी सी कहानी। आपको कितने टाइप को यहाँ पढ़ना रहता है। नंबर 1, पहली विधि आपको यहाँ पढ़ाई जाती है, ग्राफीय विधि। पहली विधि यहाँ पर आपको पढ़नी रहती है ग्राफीय विधि, या इसको हम लोग बोलते हैं आलेखीय विधि। ठीक है, तो आलेखीय विधि बोले चाहे तो ग्राफीय विधि बोले, दोनों का मतलब सेम रहेगा। दूसरी विधि आप यहाँ पर पढ़ते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। दूसरी विधि आप यहाँ पढ़ते हैं प्रतिस्थापन विधि, और तीसरी विधि आप यहाँ पढ़ते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि, और चौथी आप यहाँ पढ़ते हैं वज्र गुणनखंड विधि। चौथी विधि आप पढ़ते हैं वज्र गुणनखंड विधि। तो चौथी विधि आपको यहाँ पर वज्र गुणनखंड विधि पढ़ाई जाती है। इस चैप्टर में बस आपको इतना ही पढ़ने को रहता है, और वो 6 कंडीशन, वो 6 कंडीशन आपकी और ये 4 विधियां, बस इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए अगले चैप्टर की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 3 की, द्विघात समीकरण। तो आपके पास अगला चैप्टर कौन सा है, द्विघात समीकरण। सारे फॉर्मूले आप अपनी कॉपी में नोट करते चलेंगे। ये सारे फॉर्मूले आपको एग्जाम टाइम में एकदम आखिरी पड़ाव के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण आपको पता है, इसका सिंपल सा इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपकी होती है द्विघात समीकरण की जनरल इक्वेशन। ठीक है, जनरल समीकरण आपकी यही होती है। अगर इसके अंदर फॉर्मूले की बात करते हैं तो सबसे पहला इसके अंदर अगर फॉर्मूला आता है तो वो आता है आपका विविधकरण। वो आपका आता है विविधकरण, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट, इसीलिए इसको डी से ही प्रदर्शित करते हैं।
डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये विविधकर का फॉर्मूला है, ये आपके विविधकर का फॉर्मूला है। अब इनकी कंडीशन जरा देखिए आप कि अगर d की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 होगी, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो उनके मूल कैसे होंगे। मूल का मतलब होता है x की वैल्यू, मूल का मतलब होता है x के मान जो भी आएंगे। तो d इज ग्रेटर देन 0 है, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आती है, 0 से बड़ी होने का मतलब क्या, 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है। मूल अगर ऐसे होंगे तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे कि उनके मूल जो होंगे वो वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे और कैसे होंगे, असमान होंगे, वास्तविक होंगे और असमान होंगे। अगर d की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 आती है, 0 के बराबर आती है, तो उनके मूल कैसे होंगे, उनके मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे और साथ में कैसे होंगे, समान होंगे, वास्तविक होंगे और समान होंगे। अगर d की वैल्यू लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब -1 -2 -3 ऐसी वैल्यू अगर आती है आपके सामने, तो उनके मूल कैसे कहलाएंगे, उनके मूल जो होंगे वो काल्पनिक होंगे, उनके मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, इमेजिनरी टाइप के होंगे, मतलब उनकी वैल्यू एकदम अंडर रूट में आएगी, ऐसे वैल्यू करके आएंगे। तो डी की वैल्यू कैसे आ गई आपकी, काल्पनिक है ना। तो आपके 3 कंडीशन याद रखनी है विविधकर के। ये विविधकर का फॉर्मूला है, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब डी, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी है तो वास्तविक और असमान, डी की वैल्यू 0 के बराबर है तो वास्तविक और समान, डी की वैल्यू 0 से छोटी है तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं, जैसे आपके सामने आता है मूलों का योगफल, है ना। अगर आपसे बोलता है कि मूलों का योगफल बताइए, तो मूलों का योगफल लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यह लिखा जाता है -x का गुणांक डिवाइड बाई x स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक डिवाइड बाई -x का गुणांक डिवाइड बाई x स्क्वायर का गुणांक। तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -x का गुणांक कितना है, देखो x की जगह पे कितना लिखा हुआ है b, तो x के गुणे में जो लिखा होगा वही है -b। x स्क्वायर का गुणा, तो x स्क्वायर गुणे में कितना लिखा हुआ है a, तो ये हो जाएगा a। तो मूलों का योगफल कितना होता है, -b/a। आगे बात करते हैं, हमारे सामने आता है कि मूलों का गुणनफल कितना होता है। तो मूलों के गुणनफल की बात करते हैं, मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अचर पद डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो अचर पद क्या होता है, जिसके साथ x ना लगा हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अचर पद। तो अचर पद कौन सा है, c, तो c डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एस स्क्वायर गुणे में कितना लिखा हुआ है a, तो ये हो जाएगा a। तो मूलों का गुणनफल कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। आगे बात करते हैं, कुछ बातें इसके अंदर और बची हैं वो भी देख लेते हैं, चलिए। और अगले फॉर्मूले की मतलब बढ़ते हैं, तो आपके सामने आता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, आपके सामने आता है श्रीधराचार्य सूत्र। तो एक फॉर्मूला बनता है आपके सामने क्या, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, श्रीधराचार्य सूत्र। तो श्रीधराचार्य सूत्र x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। देखो मैंने अभी आपको एक बात बताई थी विविधकर के बारे में, तो इसके रूट में जो वैल्यू लिखी होती है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं विविधकर, b स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विविधकर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ठीक है। तो ये हो गया आपको। अगर आपको बनाना हो एक द्विघात समीकरण, ठीक है,
अगर आपको एक द्विघात समीकरण बनाना हो तो द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र, द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र क्या होता है? फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट में मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा और प्लस मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। कोई भी द्विघात समीकरण आपको बनानी हो, एक्स के मान दिए गए हो तो आप उससे द्विघात समीकरण बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके हो गए क्या द्विघात समीकरण के सारे फॉर्मूले। अब अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर आपका आता है त्रिभुज। अगला चैप्टर आपका कौन सा बनता है? त्रिभुज। त्रिभुज का मतलब ट्री एंगल। अगला आपका चैप्टर कौन सा है? ट्री एंगल, त्रिभुज, है ना। तो त्रिभुज में कौन कौन से फॉर्मूले बनते हैं? सबसे पहले आपकी आती है बीपीटी थ्योरम, बीपीटी पर में। अब बीपीटी पर में कौन सी होती है? देखिए जरा, देखो जैसे हमारे पास ये एक ट्रायंगल हो गया, इसका हमने नाम दे दिया ए बी और सी। यहां से हमने एक लाइन खींच दी, ये मान लो डी है, ये मान लो ई है। तो हमने यहाँ पे आपसे बोला है कि जो डी लाइन है वो बीसी के पैरेलल है। मतलब ये जो डी लाइन है ये वाली, वो इसके अगर पैरेलल है तो एक थ्योरम क्या बोलती है कि एडी ये डिवाइड बाई ये, मतलब थ्योरम क्या बोलती है कि एडी डिवाइड बाई डीबी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई ई सी। समझ में आया? एडी डिवाइड बाई डीबी ए डिवाइड बाई ई सी, इसको हम लोग बोलते हैं बीपीटी थ्योरम, है ना, बीपीटी थ्योरम। दूसरी आपकी आती है समरूपता परिमेय, ना, सिमिलरिटी थ्योरम। तो सिमिलरिटी थ्योरम कितने प्रकार, कितने टाइप की होती हैं? देखो सबसे पहले आपका एंगल एंगल आता है ना, कोण कोण, एंगल एंगल पर में, ना। एक आपकी होती है एंगल 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 पर में, कोण 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 पर में। और अगली आपकी होती तीसरी नंबर साइड एंगल साइड, मतलब भुजा कोण भुजा पर में। और लास्ट में आपका थी साइड साइड साइड, भुजा 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 पर में, है ना। तो इस तरीके से कोई भी ट्रायंगल को हम समरूप प्रूव कर सकते हैं। कोई भी दो ट्रायंगल को आप यहाँ से समरूप प्रूव कर सकते हैं इन थ्योरम से। 4 थ्योरम आपके सामने लिखी हुई है, इन 4 थ्योरम से आप प्रूव कर सकते हैं। अगली बात करते हैं, अगर आगे फॉर्मूलेस की बात करते हैं नंबर 3, तो देखिए कोई 3 नंबर फॉर्मूले की बात करते हैं। तीसरे नंबर फॉर्मूले के जरा देखिए, आप गौर करिएगा भैया। तो यहाँ पर तीसरे नंबर फॉर्मूले की अगर बात करते हैं तो हमको निकालना है, जैसे हमारे पास 2 ट्रायंगल गिवन है ना। एक ट्रायंगल है एबीसी और अगला ट्रायंगल है आपका पीक्यूआर। तो इनका आपको परिमाप का निकालना है, परिमाप का रेशियो। ठीक है, तो परिमाप का रेशियो क्या बोलेगा कि हम लोग बोलेंगे कि त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप डिवाइड बाय त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप डिवाइड बाय पी क्यू आर का परिमाप इज इक्वल टू ये साइड डिवाइड बाय ये साइड ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल टू फिर ये बी सी डिवाइड बाई क्यू आर, तो ये जाएगा बी सी डिवाइड बाई क्यू आर इज इक्वल टू यहां से आपका कौन सा है सी ए डिवाइड बाई आर पी। ठीक है, ये परिमाप निकालने का फॉर्मूला है। अगर इसी में आपसे एरिया पूछ ले, मतलब इसका क्षेत्रफल पूछ ले, तो इसका एक फॉर्मूला नया बनता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, मतलब इसका एरिया डिवाइड बाई इसका एरिया इज इक्वल टू, ये जो मैंने आपके सामने साइडें लिखी हुई हैं, इन साइड का स्क्वायर करते चले जाओ बस। इन साइड का क्या करते चले जाओ? स्क्वायर करते चले जाओ बस। ए बी डिवाइड बाई पी क्यू का स्क्वायर, बी सी डिवाइड बाई क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए डिवाइड बाई आर पी का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है इनका क्षेत्रफल का फॉर्मूला, मतलब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल डिवाइड बाई त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ये आपका होता है। ठीक है, तो ये आपके सामने एक हो गया।
आगे अगर फॉर्मूले की बात करते हैं, मान लो इसी के अंदर अगर यहां से हम एक अभिलंब खींच दें और यहां से एक अभिलंब खींच दें, इसको हमने नाम दे दिया डी, इसको हमने नाम दे दिया एस सपोज, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, अब जो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर डिवाइड इज इक्वल टू कितना होगा, ये जो आपके सामने लंब खींचा हुआ है, लंब कितना है ए डी, यहाँ पे लंब कितना है पी एस, इन दोनों का रेशियो लेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। ये भी एक क्षेत्रफल का नया फॉर्मूला बनता है यहाँ से, ठीक है। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल डिवाइड बाय त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल इज इक्वल टू ए डी ये लंब और पी एस ये लंब, इसका स्क्वायर कर देंगे, ये आपके सामने नया फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक फॉर्मूला और बचता है, वो भी देख लीजिए, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम सबको आती होगी, है ना, पाइथागोरस परिमेय। तो पाइथागोरस परिमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, है ना। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये आपका बनता है, ठीक है। चलो, ये आपके त्रिभुज के सारे फॉर्मूले हो गए। अब आगे बढ़ते हैं त्रिभुज के अलावा। चलिए अब बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति की। तो निर्देशांक ज्यामिति, आगे बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति की। तो निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री, है ना, निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति का मतलब क्या है, सबसे पहले एक फॉर्मूला बनता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का मतलब क्या है, मान लो हमारे पास एक पॉइंट ये है यहाँ पर x1, y1, यहाँ पर दूसरा पॉइंट है x2, y2, ये पॉइंट आपका A है, ये पॉइंट आपका B है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मान लो D है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, D इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, या x1 माइनस x2 करो, लास्ट में आंसर आपका वही आएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। ये होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है। अगर आपसे मध्य बिंदु का फॉर्मूला पूछे, है ना, अगर आपसे पूछे कि मध्य बिंदु के निर्देशांक बताइए, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक, मान लो हमारे पास एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट हैं x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट हैं x2, y2, और हमारे पास इन दोनों पॉइंट्स का एक मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु, मान लो हमारे पास P है, इसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए x, y। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2, ये है, और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2 डिवाइड बाई। तो ये आपका मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला है, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। तो ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला। और आगे बढ़ते हैं, एक आपका बनता है अंतः विभाजन का फॉर्मूला, अंतः विभाजन, ठीक है, बनता है अंतः विभाजन का फॉर्मूला। मान लो हमारे पास ये लाइन है ए बी,
ठीक है। इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो x1, y1 है, इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो x2, y2 है, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है, हमने मान लिया P है, इसके कोऑर्डिनेट हैं x, y और A से लेकर के P तक की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है वो m1 है। P से लेकर के B तक की जो डिस्टेंस है वो मान लो कितनी है, m2 है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इसका फॉर्मूला बनता है x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। y की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये y निकालने का फॉर्मूला आपके सामने आ चुका है, ठीक है। ये x यहाँ से आ जाएगा, y यहाँ से आ जाएगा, तो ये अंतःविभाजन का फॉर्मूला बनता है। दो फॉर्मूले इसके अंदर और हैं, वो भी फटाफट से देख लीजिए आप लोग। जैसे हमारे पास है एक ट्रायंगल, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट है ये x1, y1, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, इसके कोऑर्डिनेट है x3, y3। और आपसे पूछा गया है कि त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक बताइए। केंद्रक का मतलब क्या है, अब यहाँ पे इसके सेंटर के निर्देशांक आपको बताने हैं, यहाँ पर के ना, ये सेंटर के आपको कोऑर्डिनेट क्या बताने हैं कि सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा। मान लो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है, वो है x, y, वो है सेंटर इसका, ठीक है। तो कैसे इसका निकालेंगे फॉर्मूला, इसके फॉर्मूले कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, ठीक है। y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, ठीक है। y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। ये इसके केंद्रक का फॉर्मूला क्या है, ये त्रिभुज के केंद्रक का फॉर्मूला, त्रिभुज के केंद्रक का सूत्र। तो त्रिभुज के केंद्रक का सूत्र क्या होता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ये आपका फॉर्मूला होता है। आगे बात करते हैं, अगर आगे भी अब बात की जाती है कि त्रिभुज ABC आपके पास है, इसका आपको निकालना है क्षेत्रफल, है ना। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप देखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2, इसके कोऑर्डिनेट मान लो x1, y1 है, इसके कोऑर्डिनेट आप मान लेंगे x2, y2 है, और इसके कोऑर्डिनेट मान लेंगे x3, y3, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3, पहले तो आप लाइन से लिख लेंगे 1 2 3, x1 y2 माइनस y3। अगला अगर आपको लिखना होगा तो x1 के बाद क्या आएगा, x2 आएगा, तो x1 के बाद x2 लिख दो। फिर क्या करना है, जो यहाँ पे आपने लास्ट में लिखा हुआ है ना, उसको उठा के यहाँ लिख दो। यहाँ कितना लिख देंगे, y3। अब देखो यहाँ पे 2 आ चुका है, 3 आ चुका है। मैंने क्या शुरुआत में क्या बोला था, 1 2 3 लाइन से आया। अब की बार देखो x1 के बाद क्या आएगा, x2 आएगा, यहाँ y3 लिखा हुआ है ना, y3 को उठा के यहाँ रख दो। 2 आया, 3 आया, 1 बचा, तो 1 वाला यहाँ माइनस कर लो। फिर उसके बाद क्या, x2 के बाद में क्या आ जाएगा, x3 आ जाएगा, तो x3 यहाँ पे लिख लो। उसके बाद अब देखो यहाँ पे y1 लिखा हुआ है ना, जो लास्ट में छोड़ेंगे उसी को यहाँ उठा के रख देंगे y1। 3 आ गया, 1 आ गया, 2 बचा, 2 को यहाँ से आप माइनस करके ऐसे लिख देंगे। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर यहाँ पर एक वर्ड आ जाता है संरेखी, ठीक है, संरेखी, तो संरेखी अगर वर्ड आ जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल उस जगह पे हम लोग 0 रखते हैं। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 रख देंगे, 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 बन जाएगा। तो जब संरेखी वर्ड आ जाए तो आप डायरेक्ट क्या रख दो, x1
y2 माइनस y3 प्लस ये पूरी वैल्यू x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये आपके संरेखी के अंदर ये फॉर्मूला आएगा, इक्वल में कितना रख देंगे 0। ठीक है, जब संरेखी शब्द आ जाए तो हम लोग यहाँ पर ये रख करके इक्वल में 0 प्रूव कर देंगे, बस पोची हो जाती है संरेखी। ठीक है, तो इस तरीके से आपके त्रिभुज के सारे फॉर्मूले निपट चुके हैं, है ना। त्रिभुज के नहीं, सॉरी, निर्देशांक ज्यामिति के, निर्देशांक ज्यामिति के सारे फॉर्मूले आपके सामने निपट चुके हैं। हम आगे बात करते हैं अगले चैप्टर की। अगला चैप्टर आपका है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन की बात करते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में सबसे पहले हम बात करते हैं घन की। क्यूब, आपको पता है कि घन क्या होता है, जिसकी सारी साइडें क्या होती हैं, जिसकी सारी साइडें इक्वल इक्वल होती है। ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब इक्वल इक्वल है। ठीक है, इसको हम लोग घन बोलते हैं। अब निकालना है हमें घन का क्षेत्रफल। तो घन का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे? घन का क्षेत्रफल होता क्या है? अब घन का क्षेत्रफल आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, हाँ देखिए, तो आपको घन का क्षेत्रफल निकालना है। तो घन का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे? देखिए जरा आप गौर करिएगा घन कैसे बना हुआ है। घन जो बना हुआ है वो 6 वर्गों से मिलकर बना हुआ है। जरा अपने कमरे को देखिए, आपके कमरे में क्या 6 दीवारें हैं? आपको दिख रहा होगा कि आपके कमरे के अंदर 4 दीवारें हैं और एक आपकी छत हो गई, एक आपका फर्श हो गया। तो टोटल कितनी हो गई? 6 चीजें हैं। तो एक का एरिया कितना होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसमें सब तो बराबर है, लंबाई इंटू चौड़ाई मतलब ए स्क्वायर। एक का निकालेंगे कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। और इसके अंदर कितने वर्ग लगे हुए हैं? 6 वर्ग लगे हुए हैं, एक ऊपर, एक नीचे, एक इधर, एक इधर, एक पीछे की साइड में और एक आगे की साइड में। तो एक का कितना है? भुजा गुणे भुजा, कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। तो 6 का कितना हो जाएगा? 6 का कितना हो जाएगा? 6 गुणे भुजा। इसका कितना हो जाएगा? 6 गुणे भुजा स्क्वायर। अब ए लिखा हुआ है तो इसको हम लोग 6a स्क्वायर लिख सकते हैं। तो घन का क्षेत्रफल कितना होता है? 6a स्क्वायर। अगर आपको घन का आयतन निकालना होगा, किसी भी चीज का आयतन निकालने के लिए क्या करते हैं? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इसकी लंबाई भी a है, चौड़ाई भी a है और ऊंचाई भी a है। तो कितना आ जाएगा आपका? a क्यूब। तो घन का आयतन कितना आ गया आपका? a क्यूब। इसका हो जाएगा घन का आयतन। ठीक है, ये घन के बारे में बात हो गई। अगर निकालना है घन के 4 दीवारी का क्षेत्रफल, घन के 4 दीवारी का क्षेत्रफल मतलब अब आपको अपने कमरे की फर्श को और छत को छोड़ देना है, 4 दीवारें काउंट करना है। तो 4 दीवारें कौन कौन सी हो जाएंगी? एक इधर की, उस साइड की, एक इस साइड की, एक पीछे वाले की और एक इस साइड की। तो कितनी दीवारें हो जाएंगी? 4 वर्ग इसके अंदर मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर। जब टोटल हमने निकाला घन का क्षेत्रफल तो कितना है? 6a स्क्वायर। लेकिन 4 दीवारी का पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर। ठीक है, तो ये घन के बारे में बात हो गई। तो घन के बारे में पूरी बात हो चुकी है। अब बात करते हैं घनाभ के बारे में। सबसे ज्यादा फॉर्मूला इसी चैप्टर के अंदर है। अगली बात करते हैं घनाभ की। घनाभ, आपको पता है घनाभ क्या होता है? घनाभ वो होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सारी की सारी सबके सब डिफरेंट हो। ठीक है, लंबाई अलग हो, चौड़ाई अलग हो, ऊंचाई अलग हो। लंबाई l हो गई, चौड़ाई b हो गई, ऊंचाई h हो गई। ठीक है, तो इसका अगर आपको क्षेत्रफल निकालना होगा, इसका अगर आपको निकालना होगा क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल, जरा आप देखिएगा कि आपने कमरे के अंदर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पर कमरे की अलग अलग है। मान लो की बात है ना, लंबाई को l मान लिया, चौड़ाई को b मान लिया, ऊंचाई को h मान लिया। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है कि इसके अंदर जरा आप देखें घन किससे मिलकर बना हुआ है? 6 आयतों से मिलकर बना हुआ है। 6 आयत हैं आपके सामने।
एक इधर दीवार, एक इस साइड की दीवार, एक पीछे वाली दीवार और एक इस साइड की दीवार हमारे पीछे की, और एक छत होगी, एक फर्श होगी। तो टोटल कितने हो गए? 6 आयतों से मिलकर आपका घनाभ बना होता है। तो जरा घनाभ को अगर आप निकालेंगे क्या उसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालने के क्या करेंगे, तो प्रत्येक का निकाल लो, तो सबको आपस में ऐड कर लो। तो जरा देखो, आप जमीन को जरा आप देखेंगे, जमीन में क्या आएगी, ये लंबाई आएगी और चौड़ाई आएगी। तो जरा देखो जमीन में क्या आएगी, लंबाई आएगी और चौड़ाई आएगी। क्या जैसे आपकी जमीन होगी, जैसे आपके फर्श होगी, वैसे तो आपकी हाइट ऊपर वाली आपकी क्या बोलते हैं छत होगी। जैसे आपका फर्श है वैसे आपकी छत है, छत के अंदर भी ये लंबाई हो गई, इधर वाली क्या हो गई, ये चौड़ाई हो गई। ठीक है, तो एक लंबाई हो गई, एक चौड़ाई हो गई। तो जैसा जमीन में वैसा फर्श में लंबाई चौड़ाई। फिर जरा आप इस वाली दीवार की बात करते हैं। ठीक है, इस वाली दीवार की बात करते हैं। इस वाली दीवार में क्या आएगा, ये आपकी ऊंचाई है और चौड़ाई है, दोनों को जब गुणा करेंगे आपस में, क्या इस दीवार का क्षेत्रफल निकल करके आएगा। तो आपको चौड़ाई को ऊंचाई को मल्टीप्लाई कर देना है। BH एक आपके इस दीवार का क्षेत्रफल, एक पीछे वाली दीवार का क्षेत्रफल, तो कितना हो जाएगा आपका BH। फिर उसके बाद आपकी अगली दीवार बचती है इस साइड वाली। इस साइड में क्या आएगा, आपके सामने ऊंचाई आएगी और लंबाई आएगी। अगली वाली फिर ऊंचाई आएगी और लंबाई आएगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि 2 बार ये आया है तो 2LB लिख लेंगे, 2 बार ये आया है तो इसको 2BH लिख लेंगे, फिर 2 बार ये आया है तो इसको 2HL लिख लेंगे। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, सब में आपको दिख रहा है 2 कॉमन है, तो 2 को बाहर निकाल लेंगे, LB प्लस BH प्लस HL। तो ये होता है घनाभ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ये आपका हो गया घनाभ का क्षेत्रफल, है ना। तो घनाभ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, इस तरीके से फॉर्मूला निकल करके आता है। अब अगले बात पे आपको निकालना है घनाभ का आयतन। तो जरा आप घनाभ का आयतन निकालेंगे, तो घनाभ का आयतन आप निकाल सकते हैं। मैंने आयतन निकालने एकदम सिंपल सा फंडा है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इसकी लंबाई कितनी है L, चौड़ाई कितनी है B, ऊंचाई कितनी है H। तो LBH ये क्या हो जाएगा घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन कितना हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, माइक चेक कर रहा था मैं एक बार। तो घनाभ का आयतन कितना हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, आगे बात करते हैं। घन हो गया, घनाभ हो गया। अब बात करते हैं जरा बेलन की, है ना। तो आपको निकालना है क्या, बेलन के बारे में जरा पढ़ना है, बेलन ना, सिलेंडर के बारे में। तो ये आपका हो गया बेलन, है ना। बेलन की ये हो जाएगी त्रिज्या R, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऊंचाई H। तो हमें निकालना है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, या वक्र पृष्ठ बोल सकते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या वक्र पृष्ठ बोले, दोनों का मतलब वही है। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई RH, 2 पाई RH। अब निकालना है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई R स्क्वायर H। ठीक है, कितना हो जाएगा, पाई R स्क्वायर H। ठीक है, उसके बाद आगे अगर बात करते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसके बाहर बाहर का एरिया। अगर ये सिलेंडर को हम ऊपर से ढक दें और नीचे से ढक दें, ऊपर से इसको बंद कर दें, नीचे से बंद कर दें इसको, तो क्या होगा, एक हमको वृत्त टाइप का एक काटना पड़ेगा ऊपर ढकने के लिए, और एक आपको वृत्त काटना पड़ेगा नीचे ढकने के लिए। तो क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है इसका, पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 पाई RH प्लस कितने वृत्त आपने ढके हैं, 2। एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई R स्क्वायर। तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 पाई R स्क्वायर। 2 पाई R स्क्वायर को यहाँ पर ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा आपके सामने, देखो 2 पाई दोनों में कॉमन है और दोनों में R भी कॉमन है। तो यहाँ कितना बचेगा, H बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, R बचेगा। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई R ब्रैकेट में H प्लस R। तो ये बेलन के बारे में पूरी बात हो चुकी है।
अब जरा बात करते हैं शंकु के बारे में। चलिए देखिए शंकु के बारे में देखा जाए। शंकु कौन, तो शंकु के बारे में जरा देखिए। ये है शंकु, ठीक है। ये इसकी हाइट हो गई, ये इसकी रेडियस हो गई, त्रिज्या, इसको हम लोग बोलते हैं त्रियक ऊंचाई एल। सबसे पहले तो इनके अंदर तीनों में एक संबंध होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। जरा आप देखें ये संबंध आया कैसे। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या देखिए, क्या ये आपको समकोण त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है। तो ये एच है, ये आर है, ये एल है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये आपका बन गया एक पहला सा फॉर्मूला, छोटा सा, ये पहला फॉर्मूला। अगर आगे बात करते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ या शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है ना, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल। अगर आपको निकालना है शंकु का आयतन, है ना, अगर आपको निकालना है शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मतलब बेलन के आयतन का 1/3, ये बेलन का आयतन होता है। बेलन के आयतन में आगे 1/3 लगा दो, क्या बन जाएगा आपका, शंकु का आयतन बन जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब आपको निकालना है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, देखा जरा, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, पाई आर एल। संपूर्ण का मतलब क्या, इसको ढकना है, नीचे ढक दो। नीचे से इसको ढकने के लिए यहां से हमको एक वृत्त लगाना पड़ेगा, है ना। तो आपको पाई आर एल पहले था ही, इसको ढकने के लिए हमने नीचे से एक वृत्त लगा दिया, तो इसके अंदर हम पाई आर स्क्वायर और जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका। जरा देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन आपका पाई आर है, तो यहाँ पे कितना बचा, एल प्लस आर। एल प्लस आर आपके सामने बच जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ये हो गया शंकु के बारे में पूरी कहानी। तो आपका घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया। अब जरा गोले की बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा फॉर्मूले इसी में है, गोला, है ना, गोला स्फेयर। जरा गोले की बात करते हैं, तो गोले का ये हो गया रेडियस, त्रिज्या इसकी, है ना। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों बराबर होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि इसको ढकने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, कुछ जरूरत पड़ेगी क्या आपको, कुछ नहीं, ढका तो पहले से है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों कितने होते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर होते हैं। आगे बात करते हैं गोले के आयतन की। तो गोले का आयतन कितना होता है, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आपका हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है गोले का आयतन। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये आपका हो गया गोला। अब बात करते हैं जरा अर्धगोले की। देखिए अर्धगोले का फॉर्मूले क्या होते हैं। इन सारे फॉर्मूले को आप अच्छी जगह पे कहीं नोट कर लेना, एग्जाम टाइम में एक बार रिवाइज कर लेना, इंपॉर्टेंट साबित होंगे आपके सामने। वहां पे अर्धगोले का अर्धगोले के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अर्धगोला, तो अर्धगोला क्या है, जैसे यहाँ पे कटोरी है, ये है ना, तो ये इसकी रेडियस हो गई, त्रिज्या आर। तो अर्धगोले, है ना, आपको क्या निकालना है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है,
तो पूरे गोले का 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधे गोले का 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो थोड़ा अलग होता है। क्यों? देखो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन अब की बार ये ऊपर से खुला हुआ है, इसको बंद करना है। बंद करने के लिए हमको एक वृत्त चाहिए बंद करने के लिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो बंद कर देंगे कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अर्धगोले के जरा आयतन देख लो भैया, तो इसका आयतन क्या होता है ना, जरा इसका आयतन के बारे में बात करते हैं। उसका गोले का आयतन पूरा कितना था 4/3 पाई आर क्यूब, इसका हो जाएगा 2/3, उसका आधा कर दो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, तो इसका आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, तो ये अर्धगोले के बारे में पूरी बात हो चुकी है। तो इस तरीके से आपका ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के जितने भी फार्मूले आपके बनते थे सारे के सारे निपट चुके हैं। अब आगे बात करते हैं हम अगले चैप्टर की। आगे बात करते हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, है ना, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो सबसे पहले इसके अंदर बात आती है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। सबसे पहले बात आती है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है पाई आर स्क्वायर होता है। दूसरे नंबर बात करते हैं कि वृत्त की परिधि या परिमाप, है ना, परिधि बोले या फिर परिमाप बोले, तो परिमाप कितना होता है 2 पाई आर, है ना, वृत्त की परिधि, है ना, कितनी होती है 2 पाई आर, तो वृत्त की परिधि आपकी हो गई 2 पाई आर, तो 2 पाई आर हो गई। उसके बाद आगे बात करते हैं त्रिज्यखंड की। देखो त्रिज्यखंड क्या होता है जनरली, जैसे आपके पास ये गोला है, सॉरी वृत्त है, और वृत्त से हमने ये पार्ट ऐसे काट लिया, ये पार्ट ऐसे काट लिया, तो इस पूरे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पूरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं त्रिज्यखंड। इस पूरे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं त्रिज्यखंड। मान लो यहाँ पर एंगल बन रहा है कितना थीटा, ये इसकी त्रिज्या हो गई आर, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर आपको बतानी चाप की लंबाई, ये वाली, ये कितना लंबा चाप आपने लगाया है, तो इस चाप की लंबाई अगर आपको निकालनी है, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला इतना हो जाएगा थीटा बटे 360 इंटू, देखो ये पूरी इसकी क्या है परिधि है, अब परिधि होती कितनी है 2 पाई आर, तो इंटू मल्टीप्लाई कर दो 2 पाई आर, क्योंकि इसका जो चाप है वो कहाँ आ रहा है उसकी परिधि में ही तो आ रहा है, तो परिधि कितनी 2 पाई आर, आपके सामने इसका हो जाएगा चाप की लंबाई थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, आगे आपको निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्तखंड क्या होता है, देखो ये तो हो गया त्रिज्यखंड, अब वृत्तखंड क्या होता है जरा आप देखिएगा, देखो ये तो हो गया त्रिज्यखंड, उसके बाद अब यहां से लाइन खींच दो, ऐसे यहां से लाइन खींच दो, जो नीचे वाला पार्ट बचा हुआ है ना इसको हम लोग बोलते हैं लघु वृत्तखंड, और जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। तो आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है ना, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करेंगे देखो जरा, ये पूरा त्रिज्यखंड है, अगर इस पूरे त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज को बाहर निकाल लिया जाए तो क्या हमारे पास यही बचेगा नीचे वाला एरिया, है ना, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, है ना, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से आप किसको माइनस कर लो, त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर लो। अब वो त्रिभुज कैसा भी हो सकता है, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज, है ना, सबका फॉर्मूला अभी आगे बताते हैं, है ना। तो ये बातें क्लियर हो गई। सबसे ज्यादा जो सवाल आएंगे आपके वो इस टॉपिक के ऊपर आते हैं, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के ऊपर। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं जरा हम।
कि आपका समबाहु त्रिभुज अगर आपके पास है, समबाहु त्रिभुज, है ना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? ये होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है। आगे अगर बात करते हैं हम समकोण त्रिभुज के फॉर्मूले की, देखो समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज दोनों का फॉर्मूला यही रहेगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर आपको निकालना है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 आधार और गुणे में ऊंचाई, ठीक है। मतलब ये समकोण त्रिभुज है तो ये आधार हो गया, ठीक है, और ये हो गई ऊंचाई, तो आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला होता है। तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के अंदर आपको इतने फॉर्मूला याद रखने हैं, इतने में आपका काम चल जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब आपका टॉपिक आता है सांख्यिकी, ठीक है। तो जरा सांख्यिकी के बारे में बात कर लेते हैं। सांख्यिकी और आपका आखिरी टॉपिक है सांख्यिकी, बस इसके अलावा आप फॉर्मूले नहीं है, पूरी की पूरी मैथमेटिक्स के फॉर्मूले निपट गए, है ना। तो आज आप आखिरी क्या बचता है? सांख्यिकी, है ना। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स, तो स्टैटिस्टिक्स, है ना, सांख्यिकी। अब सांख्यिकी का फॉर्मूले, इसके अंदर आपको 3 बातें पढ़नी रहती हैं, हाँ, इसके अंदर आपको 3 बातें पढ़नी रहती हैं, क्या क्या? माध्य, माध्यिका या माध्यक भी बोलते हैं, और बहुलक, मीन, मीडियन, मोड, आपको 3 बातें इसके अंदर पढ़नी रहती हैं, है ना। अब 3 बातें पढ़नी रहेंगी, वो जरा देखिएगा, सारे फॉर्मूले हम निपटा देते हैं। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे माध्य के फॉर्मूले, है ना। माध्य का फॉर्मूला एक सिंपल सा फॉर्मूला माध्य का सबसे पहले होता है x बार इज इक्वल टू समीशन f डिवाइड बाई समीशन x डिवाइड बाई n, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला। अवर्गीकृत आंकड़ों का ये फॉर्मूला बनता है, x बार इज इक्वल टू समीशन x डिवाइड बाई n। लेकिन अगर आगे बढ़ते हैं तो इनके अंदर बहुत सारी विधियां होती हैं, 3 विधियां होती हैं, एक प्रत्यक्ष विधि, एक कल्पित माध्य विधि, एक पग विचलन विधि। तो तीनों के अलग अलग फार्मूले भी हैं, वो भी अलग अलग फार्मूले भी देख लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला, माध्य निकालने की प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला। माध्य हम लोग पढ़ रहे हैं सबसे पहले, तो माध्य निकालने का प्रत्यक्ष विधि क्या होती है? माध्य निकालने की प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। तो माध्य निकालने का डायरेक्ट मेथड क्या है? फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू समीशन f इंटू एक्स डिवाइड बाई समीशन f। इसका मतलब क्या होता है? योगफल, समीशन बोलते हैं सम, ठीक है। सम का मतलब क्या होता है? योगफल। ये प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला, है ना। आगे बात करते हैं कल्पित माध्य विधि। तो आपकी आती है कल्पित माध्य विधि। तो कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है x बार इज इक्वल टू समीशन, क्या जोड़ देते हैं? a प्लस समीशन f इंटू डी डिवाइड बाई समीशन f। अब यहाँ पर a क्या है, d क्या है ना, वो आप चैप्टर से पढ़ लेंगे, लेकिन आपके सामने फॉर्मूला आपको ध्यान रखना चाहिए कि कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला ये होता है ना। जल्दी ही मैं आपको चैप्टर ही पढ़ाने वाला हूँ, कल्पित माध्य विधि ये आपकी होगी। फिर उसके बाद जरा हम देखते हैं पग विचलन विधि, ना, माध्य निकालने की पग विचलन विधि। तो माध्य निकालने की पग विचलन विधि क्या होती है? माध्य निकालने की पग विचलन विधि, तो माध्य निकालने की पग विचलन विधि देखो, x बार इज इक्वल टू a प्लस
समीशन एफ इंटू यू डिवाइड बाई समीशन एफ और इंटू में लिख देंगे डी, ठीक है, इंटू में क्या कर देंगे डी। तो ये पग विचलन विधि द्वारा हम समांतर माध्य निकाल सकते हैं। ये आपकी पग विचलन विधि का फॉर्मूला है। तो प्रत्यक्ष विधि हो गई, कल्पित माध्य विधि हो गई और पग विचलन विधि हो गई। अब बात करते हैं माध्यक की। चलो माध्यक के बारे में देख लो। बात करते हैं मध्यक। मध्यक इसको कहते हैं मीडियन, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं मीडियन, ठीक है। अब मीडियन का एकदम पहले वर्गीकृत आंकड़ों का कैसा निकालते हैं। एक फॉर्मूला होता है, अगर x की वैल्यू आती है सम संख्या, सॉरी पहले विषम का बता दें फिर सम को बताते हैं। विषम संख्या, अगर n की वैल्यू, अगर नंबर जो होते हैं विषम आते हैं, विषम का मतलब आ गया 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, ऐसे अगर कोई विषम संख्या जोड़ने पर आती है तो उनका फॉर्मूला x, इसके ऊपर सांप लिटा दो ऐसे, है ना। x के ऊपर क्या करो भैया, ऐसे सांप लिटा दो। ये क्या होता है मध्यक, इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है n+1 डिवाइड बाई 2वां पद, 2वां पद का मान है, 2वें पद का मान। तो ये होता है आपका पहला फॉर्मूला। जब n की वैल्यू क्या है विषम है तब, अगर n की वैल्यू सम आती है ना, सम का मतलब 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ऐसे। तो m की वैल्यू अगर सम आती है तब उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या बनता है, x इज इक्वल टू n/2, n/2 वहां पद क्या पद का मान प्लस n/2 + 1वां पद का मान, ठीक है। और डिवाइड में कितना कर देंगे, डिवाइड में कर देंगे 2। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, x इज इक्वल टू n/2वां पद का मान प्लस n/2 + 1वें पद का मान डिवाइड बाई 2। तो ये हो गया अवर्गीकृत आंकड़ों के मध्यक का फॉर्मूला। अब जरा वर्गीकृत आंकड़ों के मध्यक का फॉर्मूला देख लेते हैं, चले। ठीक है, चलो देखो, x बार इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू में H। ये फॉर्मूला किसका होता है, मध्यक निकालने का। अब यहाँ पर क्या है, L जो होता है वो होती है बारंबारता वर्ग की निम्न सीमा। ये क्या होती है, बारंबारता वर्ग की निम्न सीमा, है ना। जल्द ही हम आपके लिए सबके ऊपर के क्वेश्चन लेकर के आने वाले हैं। L बराबर कितना हो गया, बारंबारता वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है। CF क्या है, संचयी बारंबारता, CF क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता। H क्या होता है, H जो होती है निम्न सीमा, देखो क्या बोलते हैं, उच्च सीमा व निम्न सीमा के बीच अंतर, के बीच अंतर, ठीक है। n क्या है, n तो संख्याएं होती हैं, टोटल संख्या कितनी है, ठीक है। बस तो ये आपका हो गया मध्यक, x इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू में H, ठीक है। तो ये आपके मध्यक निकालने का फॉर्मूला है। एक लास्ट फॉर्मूला आपके सामने बचता है, उसको बोलते हैं मीडियन, सॉरी मॉड, बहुलक। बहुलक, बहुलक किसे बोलते हैं, बहुलक उसको बोलते हैं जो बार बार रिपीट हुआ हो। जैसे हमारे सामने 2 4 1 1 5 7 1 2 3 1। अब देखो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 1 आया है, 1 2 3 4 बार आया है।
तो जो सबसे ज्यादा बार आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुलक। बहुलक कितना हो जाएगा, 1 ना। तो ऐसे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो बहुलक का मतलब क्या, जो सबसे ज्यादा बार आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। अब बहुलक का फॉर्मूला देखो जरा आप, बहुलक का फॉर्मूला है ना, जरा बहुलक को हम लोग जेड से डिनोट कर सकते हैं। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में होता है H। ये बहुलक निकालने का फॉर्मूला है और आखिरी फॉर्मूला आपका था इस मैथमेटिक्स का। ठीक है, बहुलक का फॉर्मूला क्या हो गया, L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। ठीक है, अब L1 क्या है, बारंबारता वर्ग की निम्न सीमा, बारंबारता वर्ग की निम्न सीमा। तो बारंबारता वर्ग की निम्न सीमा हो गई। F1 क्या है, F1 आपका होता है बारंबारता, है ना। F0 क्या है, बारंबारता से ऊपर, बारंबारता से ऊपर की बारंबारता, बारंबारता से ऊपर की बारंबारता। और F2 क्या है, बारंबारता से नीचे की बारंबारता, बारंबारता से नीचे की बारंबारता हो गई। और H क्या है, H जो है उच्च सीमा और निम्न सीमा के अंतर, उच्च सीमा व निम्न सीमा का अंतर। तो उच्च सीमा व निम्न सीमा का अंतर। तो इस तरीके से आपके मैथमेटिक्स के जितने भी फॉर्मूले थे पूरे चैप्टर भर के, चैप्टर वाइज मैंने आपको सारे फॉर्मूले करा दिए गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। सारे बच्चों को ये वीडियो शेयर करिए ताकि सारे बच्चे पढ़ सके और एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।